नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सतीश चौधरी आपका मेरे यूट्यूब चैनल शासकीय माध्यमिक विद्यालय धनतलाव में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अध्याय कक्षा 8 के अध्याय 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम अध्याय 8 करेंगे। हमारे अध्याय 8 का जो नाम है वो बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएँ है, जिसमें हम चर अचर राशियों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उसको उस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। सर्व समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। चर और अचर राशिकाओं से जो बने समीकरण उनको जोड़ना, गुणा करना, उनका एलसीएम कैसे निकालना, उनका एचसीएफ कैसे निकालना, इस प्रकार के प्रश्नों को इस अध्याय में हम हल करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे अध्याय 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरणें। क्या आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो आप देख लें, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने अध्याय 8। इसका पहला प्रश्न है, एक पदी और द्विपदी गुणनफल का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए, एक पदी का मतलब एक और द्विपदी का मतलब दो, तो इन दोनों का गुणनफल कितना होगा आपका द्विपद। अगला प्रश्न है, आपको एक गुणनखंड दिया है और इनका आपस में गुणा करना है। तो संख्या संख्या का आपस में गुणा करेंगे और अचर राशि का अचर राशि में गुणा करेंगे, मतलब चर का गुणा चर में करेंगे और अचर राशि का गुणा अचर राशि में करेंगे। तो 2 का गुणा 2 में करा 4, 4 का गुणा 2 में करा तो 8, 8 का गुणा 2 में करा तो 3 में करा तो 8 × 24 और a क्यूब और b स्क्वायर। एक का 3 बार गुणा करेंगे तो a की घात 3 और b का गुणा 2 बार करेंगे तो b की घात 2। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 3 पे। एक आयत की लंबाई 4xy है और चौड़ाई 6y² है, तो क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए, इसमें जो संख्या दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं अपन चर। तो चर का गुणा चर में करेंगे और जो xy दिखाई दे रहा है ये है अचर, तो अचर का गुणा अचर में करेंगे। तो 4 का गुणा 2 में करा 6 में करा तो 24 और x के साथ कोई नहीं है, y का गुणा y में करेंगे तो y की घात 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24x y की घात 3, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है कि एक 7x - 4 मीटर लंबे तार में से 3x - 4 मीटर तार काट लिया जाए तो कितने मीटर तार शेष बचेगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, सिर्फ इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। अचर राशि जो x के साथ जो गुणांक है उसको आपस में जोड़ देंगे और जो चीज़ घट रही है उसको घटा देंगे। तो देखिए, पहली संख्या दी है हमें 7x - 4 और हमें क्या घटा काट देंगे, मतलब उसको घटाना है। तो -3x क्या हो जाएगा +4। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो माइनस की संख्या है वो प्लस की हो जाएगी और प्लस की माइनस की हो जाएगी। तो जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7x में से 4x जाएगा और -4 और +4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, आप सिर्फ आपके पास 4x। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 है, तनिष्क के घर से स्कूल की दूरी 8 + x मीटर है, तो आने और जाने में उसे कुल कितनी दूरी तय करना पड़ेगी। तो देखिए, आने में वही दूरी तय करता है और जाने में वही दूरी करता है, x + 8 और x + 8। तो हम जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2x + 16। x और x को जोड़ेंगे 2x और 8 को जोड़ेंगे तो 16। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और यूनिट दी इसकी मीटर, तो मीटर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2x + 16 मीटर। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 क्या बोला है, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है कि जो दो प्रश्न दिए हैं इनको आपस में जोड़ना है। मतलब यदि p वाली कोई संख्या है तो उसको p के साथ जोड़ना है, यदि pq है तो उसको pq के साथ जोड़ना है, सिर्फ q है तो उसको q के साथ जोड़ना है। तो p की घात 2 -7pq q की घात 2, और इसमें हमें जोड़ना है -3p की घात 2 -2pq + 7p की घात 2। अब हम क्या करेंगे, p वाली संख्या जोड़ेंगे। तो देखिए, यहाँ -3p² है, मतलब p की घात 2 है, और यहाँ से एक p है। तो -3 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2p। तो ये हो जाएगा -2p की घात 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, -7pq में से -2pq, तो pq को जोड़ेंगे तो दोनों माइनस की संख्या आपस में जुड़ जाएगी। तो 7 और 2 कितना हो जाएगी, 9, और p और q। फिर क्या होगा, -q, मतलब एक -q है और इधर प्लस के साथ q² है। तो 7 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 6।
तो 6 क्यू की घात 2। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2 पी की घात 2 -9 पी क्यू प्लस 6 पी की क्यू की घात 2। इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने बहुत आसानी से हल कर लिया। बहुत सरल प्रश्न होते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों का आप और भी अभ्यास करें। अगला इसमें दूसरा दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसमें जोड़ना है हमें माइनस बी सी माइनस सी ए और माइनस ए बी। अब बच्चों ध्यान से देखो, एक संख्या आपको प्लस की मिल रही है अचर राशि, और एक मिल रही है आपको माइनस की। तो ये आपस में क्या हो गया, आपस में कट जाएगी। देखो ये पहला वाला हमने ऐसे ही लिखा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और माइनस बी सी, और इसके बाद क्या हो जाएगा आपका माइनस सी ए माइनस ए बी, सब आपस में कट जाएंगे क्योंकि एक प्लस की एक माइनस की। तो जब प्लस माइनस रहता है तो आपस में कट जाता है, संख्या सेम हो तो इसका उत्तर क्या आएगा, 0। तो इन दोनों प्रश्नों को हमने बहुत आसानी से हल कर लिया। मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 क्या बोल रहा है हमारा, 9 वाई की घात 2 प्लस वाई एक्स माइनस 3 एक्स घात 2 माइनस 6 वाई प्लस 4 एक्स में से 6 माइनस 7 वाई की घात 2 प्लस 5 एक्स वाई प्लस 2 एक्स घात 2 माइनस 3 वाई को घटाना है। तो हम क्या करेंगे, जो पहली संख्या तो ऐसे की ऐसे लिख देंगे पहला समीकरण, और उसमें से घटा देंगे दूसरा वाला। और इसमें क्या है, जो वाई वाई टर्म्स हैं जो अपने आप में जो वाई है, तो वाई को वाई में से घटाएंगे, वाई एक्स में से वाई एक्स को घटाएंगे और एक्स में से एक्स को घटाएंगे, और यदि उसकी एक्स की घात 2 है तो एक्स की घात 2 वालों को घटाएंगे। तो देखिए हमने ये लिख लिया, और माइनस चिन्ह का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो जो प्लस की चीज़ माइनस हो जाएगी और माइनस की चीज़ प्लस हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने समीकरण को लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 9 वाई स्क्वायर है आपका, तो 9 वाई स्क्वायर इधर देखिए 9 की घात 2 किधर है, वाई की घात 2 किधर है, तो ये 7 है। तो प्लस के 9 और 7 के प्लस के 7 कितने हो जाएंगे आपके, 16 है ना। और इसके अलावा कोई घात घात 2 वाई की घात 2 वाली टर्म्स नहीं है, तो हम जोड़ देंगे 9 और 7 कितने हो जाएंगे आपके, 16 वाई की घात 2 हो जाएंगे, है ना। 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएंगे। तो ये एक टर्म्स तो आ गया आपका 16 वाई की घात 2। अब हम चलते हैं अगले टर्म। अगला टर्म क्या है, वाई एक्स है, और इधर देखिए माइनस का क्या है, वाई एक्स या एक्स वाई एक ही बात है। तो -5 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, -4 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। तो ये हो जाएगा -4 XY। फिर हम चलते हैं 3 एक्स की घात 2। अब एक्स की घात 2 इधर वाले टर्म कहाँ है, ये तो ये दोनों माइनस के हैं, -2x और -3x कितना हो जाएगा, 5 एक्स की घात 2 हो जाएगा। फिर देखिए -6y और +3y, तो माइनस का एक माइनस का और एक प्लस का आपस में घटता है, तो -6 में से 3 घटाएंगे तो -y आ जाएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह है माइनस है तो माइनस आएगा। फिर एक्स पे चलते हैं, 4x। अब देखिए इधर कहीं 4x दिखाई दे रहा है आपको, एक्स का कोई टर्म नहीं है सिंगल, तो इसको हम ऐसा कैसे लिख देंगे 4x, तो और -6। तो इस प्रकार हमने बहुत आसानी से इस प्रश्न को कर लिया। एक घटाव पर आधारित प्रश्न था, समीकरण को आपस में घटाना। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के पहले ही शुरुआत में बताया था कि हम इसमें सीखेंगे चर अचर राशियों से बने समीकरण को जोड़ना और घटाने के लिए। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आपका, प्रश्न नंबर 8, एक आयत की लंबाई 7x है और चौड़ाई 2x + 1 है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई दी हमें 7x और चौड़ाई दी है 2x + 1। अब हमें क्या करना है, इसका 7x का अंदर गुणा करना है, तो 7x का 2x में करेंगे तो 14x की घात 2, फिर 7x का 1 में करेंगे तो 7x, और इसके बाद इसकी कोई इकाई नहीं दी है तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो हमने ये प्रश्न भी बहुत आसानी से हल कर लिया, आपस में मल्टीप्लाई करके गुणा करके। तो मुझे उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 पर क्या क्या बोल रहा है आपका कि 4y और ब्रैकेट में 5y - 6 + 4 को सरल कीजिए, और y बराबर दिया है आपको 4। तो हमें क्या करना है कि पहले इस समीकरण को सरल करना है और फिर y का मान रखना है इसमें 4। तो हम इसको लिख लेते हैं एक बार और फिर इसको सरल करते हैं। 4y का अंदर गुणा करेंगे, तो 4 का गुणा 5 में करा तो 20, और y का गुणा y में करा तो y की घात 2 माइनस, है ना। फिर क्या हो जाएगा आपका -4 का गुणा हम जब 6 में करेंगे तो 6 चौक 24, और साथ में y है तो प्लस और इंटू वाई, और प्लस क्या आपका 4 है। अब हमें क्या दिया है, प्रश्न में दिया ही है कि y बराबर आपको 4 रखना है, तो हम 4 रखेंगे। तो 20 गुणित 4 की घात कितनी हो जाएगी, y की जगह रखेंगे 2,
माइनस 24 गुणित 4 और हो जाएगा प्लस 4। अब 20 और 4 की घात 2 का मतलब क्या हो गया 16। तो 20 गुणित कितना हो जाएगा आपका 16 माइनस 24 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना होता है आपका, ये हो जाएगा 96। 24 चौक 96 होता है और प्लस 4। अब हम 20 का गुणा 16 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 320 और क्या हो जाएगा माइनस 96 प्लस 4, माइनस 96 प्लस 4, या फिर 96 में से 4 घटा देंगे तो 92 बचेगा। अब 320 में से 92 को घटा दो तो कितना आ जाएगा आपका, 10 में से 2 गए तो 8, 11 में से 9 गए तो 2 और 2 बचेंगे तो 228 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर लिया हमने। अब आपको प्रश्न नंबर 10 दिया है कि नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आयत दिया है आपको, हम जानते हैं कि आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है ना। तो लंबाई हमें कितनी दी है x+5 और चौड़ाई दी है x+2 और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये भी आपको याद रखना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई x+5 गुणित x+2 चौड़ाई हो गई, दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो x का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा x की घात 2, x का गुणा 2 में करेंगे तो 2x, 5 का गुणा x में करेंगे तो 5x और 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10। अब इसको सरल कर लेते हैं हम तो x की घात 2 और x वाली संख्या जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा आपका 7x और प्लस 10। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10। इस प्रश्न को बहुत आसानी से हमने हल कर लिया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 11 पे। प्रश्न नंबर 11 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित सारणी में आयताकार बक्सों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, तो प्रत्येक का आयतन ज्ञात करना है आपको। ये भी बहुत सरल है बच्चों। आयतन का मतलब होता है कि लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तीनों का आपस में गुणा करा। तो देखिए एक हल करके हमें बताया है कि 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 और 12 का गुणा 2 में करेंगे तो 24 और XYZ ऐसा कैसा ये भी हो जाएगा। 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 और 10 का गुणा 7 में करेंगे तो 70 और ABC आ जाएगा, क्योंकि A गुणित B गुणित C हो जाएगा। ऐसा कैसा P की घात 2 और Q की घात 2 प्लस QR की घात 2 और ये हो जाएगा RP, ये आपस में गुणा करेंगे तो देखिए PP का गुणा करेंगे तो P की घात 3, फिर QQ कितनी बार है, 2 बार है तो Q की घात 3 और R कितनी बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा तो R की घात 3। बहुत सरल है गुणा करना। मुझे उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो -3 का गुणा माइनस में 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 18 और प्लस का 18 का गुणा 1 में -1 में करेंगे तो -18 है ना। तो ये हो जाएगा -18 आपका। -3 गुणित -6 गुणित -1, 3 बार जब माइनस होता है तो संख्या हमें माइनस की प्राप्त होती है तो ये -18। फिर L² का गुणा, देखिए L कहाँ है, ये सबसे लास्ट में, तो ये L की घात 3 हो जाएगा क्योंकि 2 पहले से था। फिर M देखिए M भी 2 है तो M की घात 3 हो जाएगा और N की घात 2 और गुणित N कितना हो जाएगा, N की घात 3। तो इस प्रकार इस प्रश्न का इसका उत्तर आ जाएगा -18, L की घात 3, M की घात 3 और N की घात 3। अब हम अगले पे चलते हैं, x माइनस YZ और XYZ। तो सब क्या हो जाएगा आपका, x की घात, x का x में करेंगे तो x², y का y में करेंगे तो y की घात 2 और z का z में करेंगे z की घात 2। तो इस प्रश्न को भी हमने बहुत आसानी से हल कर लिया। मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। किसी वर्ग की परिमाप 8 a की घात 2 b की घात 2 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2 और परिमाप क्या होता है 4 गुणित भुजा। तो देखो हमें परिमाप का फॉर्मूला हम लिखेंगे, हम जानते हैं परिमाप का फॉर्मूला क्या लिखेंगे आपका, जो परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणित भुजा होता है और उसके बराबर हमें दिया है 8 गुणित a की घात 2 गुणित b की घात 2। अब 4 से 8 को हम काटेंगे कितनी बार, 2 बार, तो हमें भुजा मिल जाएगी। तो भुजा ये क्या हो जाएगा 8 और a की घात 2 b की घात 2 बटे 4, 4 से 8 को हम काटेंगे 2 बार तो हमें क्या बचेगा 2 a की घात 2 b की घात 2, ये हमें वर्ग की भुजा प्राप्त हो गई। अब हमें क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2। इसमें हमने एक फार्मूला परिमाप का सीखा और दूसरा क्षेत्रफल का। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2। अब भुजा हमने निकाल ली है, या फिर हम उस ऐसा भी कर सकते हैं भुजा गुणित भुजा। तो हम भुजा क्या है हमारी 2 a की घात 2 b की घात 2 गुणित 2 a की घात 2 b की घात 2। अब चर का चर में गुणा करेंगे और अचर का अचर में गुणा करेंगे तो 4, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4,
ए का गुणा ए स्क्वायर का गुणा ए स्क्वायर में करें तो ए की घात 4 और बी स्क्वायर का गुणा बी स्क्वायर में करेंगे तो बी की घात 4। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 गुणित ए की घात 4 गुणित बी की घात 4। इस प्रश्न को बहुत आसानी से हमने हल कर लिया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। क्या दिया है आपको? नीचे दी गई आकृति ए और आकृति बी में किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है और कितना है, ये आपको निकालना है। तो हम जानते हैं हमें क्या दिया है आपका, एक आयत दिया है। तो आयत का या आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। आकृति ए में देखें ज़रा ध्यान से आप, है ना। तो क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दी है हमें? 4x दी है और चौड़ाई कितनी दी है? 2x, है ना। तो हम इसका आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 4x गुणित कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 2x। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 8x की घात 2। अब हम आकृति बी का निकालेंगे क्षेत्रफल। आकृति बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका? सेम यही फार्मूला, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई, इसमें लंबाई कितनी दी है? 3x और चौड़ाई कितनी दी है? 3x। तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? अब यहाँ लिखेंगे आकृति बी का क्षेत्रफल कितना हो रहा है आपका? 3x गुणित 3x। तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9x और x का गुणा x में करेंगे तो 1 की घात 2। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाई आकृति बी का क्षेत्रफल ज़्यादा है। और वो कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। ये लाइन हम लिखेंगे लास्ट में, क्योंकि यहाँ 8x की घात 2 मिला था हमें आकृति में और आकृति बी में 9x की घात 2, है ना। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर भी हमने बहुत आसानी से ढूंढ लिया, है ना। तो x की घात 2 हमारे पास इसका उत्तर ज़्यादा है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। सरल कीजिए। बहुत सरल प्रश्न है ये, भले आपको लंबा दिख रहा हो लेकिन बहुत आसान प्रश्न है, क्योंकि इसमें से हमें गुणा करना रहता है। अचर राशियों का गुणा अचर राशियों में हम करेंगे। जो हमें समान अचर राशियाँ दिख रही हैं उनका आपस में गुणा कर देंगे तो हमें इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो देखिए क्या दिया है? एक्स वाई माइनस वाई जेड, फिर ब्रैकेट में दिया है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और गुणित में दिया वाई जेड माइनस जेड एक्स, और प्लस क्या दिया है? जेड एक्स प्लस एक्स वाई, और फिर गुणा में दिया है जेड एक्स माइनस एक्स वाई। तो देखो बच्चों, एक फार्मूला यदि आपको पता हो कि ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो या तो आप डायरेक्ट इस फार्मूला का उपयोग कर लो या आपस में गुणा कर लो। तो हम इस फार्मूला का उपयोग करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई का गुणा हम जब इसमें करेंगे पूरे में तो क्या मिलेगा हमें? एक्स की घात 2। जैसे कि मैंने आपको एक फार्मूला बताया, एक्स ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 बराबर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फार्मूला होता है। बस आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला यूज़ करना है और इसका इसमें अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा? एक्स ए क्या है आपका? एक्स वाई है, और बी क्या है? वाई जेड है पहले टर्म्स में। तो क्या हो जाएगा? पहला टर्म्स आपका एक्स स्क्वायर, एक्स की घात 2 और वाई की घात 2, और फिर दूसरा टर्म्स क्या हो जाएगा आपका? वाई की घात 2 और जेड की घात 2। ये पहला हल कर लिया हमने। अब ऐसा कैसा दूसरा में? ए पहला वाला हो जाएगा वाई जेड और बी हो जाएगा जेड एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? वाई की घात 2 और जेड की घात 2, और माइनस क्या हो जाएगा? वाई की घात 2 और जेड की घात 2। ऐसा कैसा तीसरे में क्या हो जाएगा? ए जेड एक्स और बी क्या हो जाएगा? एक्स वाई। तो इसी फार्मूला का उपयोग करेंगे तो ये हो जाएगा जेड एक्स की घात 2, जेड की घात 2 वाई की घात 2, और ये हो जाएगा एक्स की घात 2 वाई की घात 2। अब देखो, एक प्लस की एक माइनस की, एक प्लस की एक माइनस की। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें तो संख्याएं आपस में कट रही, या अचर राशियाँ आपस में कट रही है। तो हम क्या करेंगे? एक्स की घात 2 और वाई की घात 2, एक प्लस में एक माइनस में, एक्स की घात 2 वाई की घात 2, तो ये कट जाएगा आपस में, है ना। एक प्लस का और एक माइनस का है, तो आपस में क्या होगा? ये कट गया। फिर आपका क्या होगा? ये दूसरा वाला भी कट जाएगा, है ना। एक प्लस का एक माइनस का, तो ये सारी अचर राशियाँ आपस में कट जाएगी। वाई की घात 2 और जेड की घात 2 माइनस का है, प्लस वाई की घात 2 और जेड की घात 2 प्लस का है, एक प्लस का और एक माइनस का। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? आपका उत्तर 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है? 0 है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 15, जो कि इस अध्याय का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15 क्या बोला है? नीचे दी गई आकृतियाँ इकाई वर्गों से एक पैटर्न बनाती है, इसका अवलोकन कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए, पहले क्या दिया आपको? आकृति 1 दी है,
फिर इसमें 3, तो इसमें क्या पहले जो दूसरी आकृति उसमें कितना दिया है 3, और एक और लेप हो रही है, तो कितना हो जाएगा 4 - 1, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब तीसरी आकृति में देखिए आप, तीसरी में टोटल 6 दिए हैं और एक और लेप हो रही है ना, तो क्या हो जाएगा 6 - 1 हो जाएगा आपका। तो 6 - 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 5, है ना। अब अगला चलते हैं हम आकृति नंबर 4 पे। टोटल कितने खाने दिए हैं आपको 8, और इसमें से हम -1 कर देंगे, तो कितना बचेगा इसमें 7। फिर अगला देखिए कितना हो जाएगा अगली आकृति। अब पांचवी आकृति में 5 और 10 दिए हैं, तो 10 - 1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 9, है ना। आप खाने गिन भी सकते हैं, टोटल 10 खाने हैं। अब हम चलते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न क्या पूछ रहा है वो, इस पैटर्न को जारी रखते हुए 6 बनाइए, पहला वाला। तो 6 बनाइए, हम 6 कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। हमें क्या करना है, ऐसे 3 और ऐसे 6 हमने कितने डब्बे बना दिए 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 और 5, ये टोटल एक और लेप हो जाएगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका टोटल 12 -1 मतलब कितने हो जाएंगे आपके 11। अब गिनिए आप, टोटल 12 है आपके, 12 है डब्बे, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इनके प्रश्नों को पढ़ेंगे जो इसमें पूछा है। हमने एक तो बना दिया, इस पैटर्न को जारी रखते हैं 6 बनाइए, तो हमने बना दिया 6 खाने, 6 आकृति 6 को। अब दूसरा क्या बोल रहा है, स्पष्ट कीजिए कि आकृति संख्या और उसमें उपयोग किए गए इकाई वर्गों की संख्या किस प्रकार संबंधित है। ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। स्पष्ट कीजिए कि आकृति संख्या एवं उसमें उपयोग किए गए इकाई वर्गों की संख्या किस प्रकार संबंधित है। तो आपको ये बताना है कि ये किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए हम क्या करेंगे, दूसरे का उत्तर हम इसमें क्या लिखेंगे कि प्रत्येक आकृति में इकाई वर्गों की संख्या, प्रत्येक आकृति में इकाई वर्गों की संख्या आकृति संख्या के दुगना है, 2 गुने से 1 कम है। मतलब हमने क्या लॉजिक लगाई, ये लॉजिक लिखना है आपको। प्रत्येक आकृति में इकाई वर्गों की संख्या आकृति संख्या के दुगने से 1 कम है ना। आप थोड़ा सा ध्यान से यदि इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 4 से 1 कम है, फिर 6 से 1 कम है, इस प्रकार वो दुगना है। जैसे 3 का दुगना 6, तो 6 से 1 कम है, इस प्रकार से। अगला प्रश्न, अगला इसमें क्या है, आकृति संख्या के लिए चर n तथा इकाई वर्गों की संख्या के लिए t का प्रयोग करते हुए उपरोक्त दूसरे में निहित संबंध के लिए समीकरण लिखिए। अब दूसरे में निहित समीकरण को लिखना है अपन को। तो t को क्या मानना है, वर्गों की संख्या, और आकृति संख्या किसको मानना है n। तो हमारा क्या हो जाएगा t बराबर, ये फॉर्मूला बनाना है हमें, t बराबर 2n - 1। ये देखिए आप ध्यान से, टोटल कितने दिए हैं 3, तो 3 n की जगह रखेंगे 3, तो 3 × 2 कितने हो जाएंगे 6, 6 - 1 कितना हो जाएगा 5, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमने बहुत आसानी से हल कर लिया। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे समझ में आएंगे। और बच्चों, आपको यदि ये प्रश्न अच्छे समझ में आए हैं तो आप इनका बार बार प्रयोग करें। और अब हम अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।